पहले बॉक्सर, फिर आपका आईपीएस का और अब आप लेखक। फादर ने एक दो बार मजाक में कहा इसको तो पुलिस में ही भेजेंगे, वो मैंने थोड़ा सीरियसली ले लिया, ऐसे मान लीजिए। और बुक में मेन फोकस किया गया है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रिज। कोई भी अगर आगरा जाता है, फुहारा चौक गया है, तो उसको गोकुला के संघर्ष की, उसकी कुर्बानी के बारे में जरूर पता है। किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में अगर आपको उन्नति चाहिए तो सबसे पहले जरूरी है। आपसे जब मैं लास्ट टाइम मिला था तो आपने ये भी बोला था कि इस बुक पे एक दिन मूवी भी बनेगी। छोटा मोटा रोल तो मुझे भी दिला देना। मैंने भी रात ही पढ़ी आपकी एक बुक जो राजा राम जी के ऊपर है। सिखों का संघर्ष बहुत बड़ा है और बहुत लंबा है। आप ये मानिए करीब 150 साल सिख बगैर थके कुर्बानियां देते रहे हैं। सर, कोई ऐसा पल जब आपको लगा हो कि यार मैंने ना पुलिसिंग तो यार गलत चुन ली? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेश सिंह राजपूत और आप सुन रहे हैं एलआर टॉक्स, जहां हम मिलते हैं उन लोगों से जो समाज में बदलाव ला रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे व्यक्ति जिनकी वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि साहस, स्वाभिमान का प्रतीक है। तो बिना देरी किए हम स्वागत करना चाहेंगे आईपीएस मनवीर सिंह जी का, जो डीआईजी हरियाणा पुलिस हैं और अभी पंचकुला में पोस्टेड हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जब हम रात को सुकून से सोते हैं तब कोई अपनी नींद त्याग कर हमारी सुरक्षा कर रहा होता है। वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं होती, यह जिम्मेदारी, त्याग और साहस का वादा होती है। आज हम उसी वर्दी के पीछे की असली कहानी सुनेंगे। तो सर देखिए, मेरे लिए ये बहुत ऑनर की बात है कि मेरा पहला पॉडकास्ट आपके साथ है। और सर प्लीज़ अपने बारे में बताइए। नौकरी का तो आपने बता ही दिया है। मैं हरियाणा पुलिस में डीआईजी के पद पर हूँ और हिसार जिले का रहने वाला हूँ। स्कूलिंग और कॉलेज ग्रेजुएशन मेरी हिसार से ही हुई है। सर, बीइंग ए फिटनेस फ्रीक, जैसे मैं खुद एक एथलीट हूँ और सर मैं इंडिया के लिए खेलता हूँ, और मुझे अभी अभी पता चला कि आप भी एथलीट रहे हो, बॉक्सर रहे हो। तो सर मुझे आपकी एथलीट की जर्नी थोड़ी आप बताइए। जी जी जी। हम जब आप मानिए कि 5th क्लास 6th क्लास में रहा हूँगा मैं, तो मुझे एक टीचर पढ़ाने आते थे घर ना, मास्टर सुल्तान सिंह। वो खुद बॉक्सिंग खेलते थे, बॉक्सर रहे हैं। तो उन्होंने जैसे क्लास के बाद कोई 20 मिनट, आधा घंटा घंटा सिखाने शुरू कर दिया उन्होंने। और लकीली कोई 1 महीने 1.5 महीने के बाद स्टेट टूर्नामेंट आ गई और मैं डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल में सेलेक्ट हो गए और स्टेट में सिल्वर मेडल आ गया 20-25 दिन की प्रैक्टिस के बाद। तो बस फिर उस स्पोर्ट से जुड़ा हो गया, बॉक्सिंग से। ओके। तो सर आप अभी फिटनेस के लिए फिर आप अपने आप को फिट कैसे रखते हैं? मैं, आप मान लीजिए, हफ्ते में 5 दिन मैं वॉक करता हूँ, 5 से 6 किलोमीटर की। 2 दिन में जिम जरूर जाता हूँ। हाँ, क्योंकि मेरी बात हुई थी सर से, तो मैंने पूछा कि सर के लिए ना ब्रेकफास्ट और लंच का, तो फिर उन्होंने बोला कि भाई वो ना तेरे से भी ज़्यादा डाइटिंग करते हैं। जी जी तो जी जी मुझे फिर बड़ा अच्छा लगा। मैंने चलो ठीक है। जी। तो सर ये अपना पुलिस ज्वाइन करने की प्रेरणा? जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए प्लान करते हैं, तो वो जब बॉक्सिंग शुरू हुई हमारी, तो उसके बाद फादर ने एक दो बार मजाक में कहा इसको तो पुलिस में ही भेजेंगे। वो मैंने थोड़ा सीरियसली ले लिया, ऐसे मान लीजिए। और बस फिर उधर का ही गोल सेट हो गया और लकीली वो गोल अचीव भी हो गया। तो सर अभी भी आपके 4 से 5 साल अभी अपना पुलिसिंग में हैं? जी जी, अभी 5-6 साल हैं। हम अक्सर पुलिस को सिर्फ कानून के रूप में ही देखते हैं, लेकिन क्या हमने कभी इन पुलिस वालों के पीछे, वर्दी के पीछे जो एक इंसान छुपा हुआ है, उसकी हॉबी क्या है, उसके बारे में सोचा है? जैसे कि मैं अभी सर की हॉबी एक बताना चाहूँगा कि सर एक बहुत अच्छे लेखक हैं। तो सर इसके बारे में मुझे बताइए। पहले बॉक्सर, फिर आपका आईपीएस का और अब आप लेखक, तो जी जी। थोड़ा सा इस पे। इतिहास में मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है, बहुत पहले से। कोविड के बाद बाय चांस कह लीजिए कि एक दो मेरे शुभचिंतक बैठे थे और उन्होंने कहा भाई तू रिसर्च भी करता है, ये इस चीज़ की नॉलेज है, तो लिखते क्यों नहीं हो। जी। तो बस वो उन्होंने कहा है और शायद वो कहीं दिमाग में था, शुरू किया है, एक प्रयास किया है अभी। हाँ, क्योंकि सर वो मैंने भी रात ही पढ़ी आपकी एक बुक जो राजा राम जी के ऊपर है, जी जी जो सिंसवार गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। और इस बुक का जो मैंने
टाइम पीरियड देखा वो 1600 से 1700 के ईस्वी की जी कहानी ये जी हमें जी बता रही थी। जी 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 और बुक में मेन फोकस किया गया है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रिज। जी 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 जी। तो सर सिर्फ ब्रिज के ऊपर ही क्यों? जी जी ये असल में जो आपने, क्योंकि ये पूरा एक सदी बता दी, 100 साल जी का जी पीरियड बता दिया जी है। तो ये ब्रिज इसलिए है कि औरंगजेब के समय में तो बहुत खुल के ये चीज़ें आ गई थी कि जी भाई ब्रिज पे भी अटैक हुआ, बाकी जी जगह हुआ तो वैसा। लेकिन अनरेस्ट धीरे 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 उस इलाके में 50-60 साल से चल रहा था, ओके। और उसका परिणाम अलग अलग समय पे आपने देखा हाँ है। जी। तो वो पूरे भारत में ही चल रहा था। ओके। पंजाब में जहांगीर के जब 5वें गुरु का उन्होंने की हत्या करवा दी, जी। तो उसके बाद से उधर अनरेस्ट था, हाँ और ऐसे ही ब्रिज में भी थोड़ा अनरेस्ट उस समय शुरू हो गया हाँ, था। बट ये कि हमारा मेन फोकस अभी जो ये पहली बुक में रहा ये हमारी ब्रजभूमि का है। हाँ, ये ब्रिज जी भूमि का मेन फोकस है। सर, मैंने इसमें बुक में जो कि हमारे अभी नए नौजवान हैं, कुछ युवा हैं जो जो अभी इतिहास के बारे में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, बट जी मैं उनको बोलूँगा कि एक बार पढ़ें। जो मुझे पर्सनली बहुत बहुत ही अच्छा लगा कि एक अपने अपने एक किसान हुए थे वीर गोकुला जाट। जी इसके बारे में आपने सबसे पहले इसमें बताया है, जी जी तो जी सर थोड़ा सा उनके जी बारे में आप बताइए। ये आप मानिए 1658 में जब औरंगजेब गद्दी पे आ गया था, जी और ये दारा और शाहजहाँ को उन्होंने हटा दिया था, जी तो उसके बाद 1660 से और मथुरा के मंदिरों का तोड़ना शुरू हो गया था। हाँ तो एक तो उस इलाके में इस बात की पीड़ा थी, जी प्लस जजिया कर भी लगा दिया गया था, जी और कुछ हिंदू होने की कीमत चुकानी पड़ती थी, जी वो कीमत वो इलाका चुका रहा था, जिसके लिए जो आसपास के किसान थे वो तैयार जी नहीं थे, और उनको नेतृत्व मिल गया गोकुला की शेप में। तो गोकुला जो पर्सनैलिटी कह जी लीजिए, जी व्यक्तित्व ऐसा था जी कि वो उस इलाके को लीड कर पाए। जी। मैंने भी इस बुक में देखा कि औरंगजेब की जितनी भी इस्लाम को बढ़ाने की नीति और जी हिंदुओं को दमन करने की नीति, और जितना हो सका उससे उसने हमारे मंदिरों को तोड़ा। तो उस पे इस बुक में काफ़ी कुछ बताया गया, और इसमें तीन तीन विद्रोह, हम तीनों को विद्रोह तो नहीं बोलेंगे, जैसे जाट विद्रोह और सतनामी विद्रोह और एक सिखों का संघर्ष। जी तो इन इन तीन टॉपिकों को आपने इसमें थोड़ी पृष्ठभूमि दी है। सर ये ब्रजभूमि जो है इसमें इसमें जाटों की बहुलता रही है। तो ये गोकुला जाट, और उसके बाद जो 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 भी इनकी टीम थी, तो मैंने जब इसमें पढ़ा तो बेशक जाटों की बहुलता रही है, बट उन्होंने सर्व समाज को साथ लेके अपनी फौज बनाई थी, और उसमें उन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए, और अंत में उनको वीरगति प्राप्त हुई। तो जैसा कि इसमें गोकुला जाट के पास ऑप्शन दिया था औरंगजेब ने जब उनको बंदी बना लिया कि भाई या तो इस्लाम कबूल करो या फिर आपकी मृत्यु होगी, तो उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। तो मतलब ये सोच के भी सर ऐसा लगता है कि कितने हमारे हमारे जो पूर्वज रहे हैं, बुजुर्ग रहे हैं, उन्होंने उन्होंने कितना कुछ सेक्रीफाई किया है। तो सर इसके बारे में थोड़ा। जी, आपने इसमें एक ही उसमें कई सवाल पूछ लिए। जी तो पहला तो ये है कि जो ब्रिज क्षेत्र है, जी उसका जो देहात है, उसमें जो लैंड होल्डिंग या किसान जो हैं वो ज़्यादातर उस समय तो जाट थे, आज भी काफ़ी हैं जी जितनी मेरी जानकारी है। जी तो फसलों पे कर बढ़ गया था, हाँ तो जी उनकी पीड़ा ज़्यादा थी शायद। जी और जब गोकुला के समय में ये लड़ाई शुरू हुई जी औरंगजेब के साथ, ये करीब 6 से 7 महीने जी लगातार संघर्ष चला है। जी तो सिर्फ एक कास्ट की पीड़ा नहीं थी, ओके कोई 20,000 के करीब लोग इकट्ठे हुए हैं। कोई आप मान लीजिए जो तिलपत लास्ट लड़ाई है, जी उसमें 5,000 से ज़्यादा तो किसान लड़ते हुए ही मरे हैं, 7,000 8,000 के करीब पकड़े गए हैं। और वहाँ भी जोहर हुआ है, अगर आप जोहर की हाँ बात मैंने वो करेंगे देखा। तो वहाँ भी जोहर हुआ है। और कुछ तो जो
पत्नी अपने पति के साथ खड़ी होती थी। जी और आपने देखा होगा पुराने समय के जो हथियार हैं, वो बंदूकें हैं, वो टोपी वाली बंदूक थी, उनको लोड करने में, दोबारा रीलोड करने में समय लगता था। तो जनरली ये था कि पति फायर करता था, हथियार अपनी पत्नी को देता था, वो उसको दोबारा भरती थी और रीलोड करती थी जब तक वो तीर के साथ, अपने धनुष बाण के साथ लड़ता था। और अगर किसी ऐसा भी जिक्र है कई जगह, पति की मौत हो गई लड़ते हुए, तो पत्नी खुदकुशी कर लेती थी पीछे। तो बहुत कीमत दी है उस इलाके ने। तो ऐसे हालात में जब इतना आपके ऊपर लोगों ने भरोसा किया हो, तो गोकुला कैसे कन्वर्ट हो सकता था? मुझे लगता नहीं कोई कारण था, और वो हुए भी नहीं। और जो उनकी जो हत्या है जिस तरीके से की गई है, वो आप आगरा में जो वो फव्वारा चौक है, वो ही अपनी कहानी बयान कर देता है। तो मुझे कोई भी अगर आगरा जाता है, फव्वारा चौक गया है, तो उसको गोकुला के संघर्ष की, उसकी कुर्बानी के बारे में ज़रूर पता है। हाँ, क्योंकि मैंने भी सुना है कि जब उनको पहली कुल्हाड़ी लगी थी तो ब्लड का फुव्वारा वहाँ से निकला था, तो जी उसको रिलेट करते हुए वहाँ पे जी फुव्वारा चौक। जी जी बिल्कुल। और सर औरंगजेब ने उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके जी डाल दिया था। बिल्कुल, कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े किए गए थे उसके और उनके चाचा के। हाँ हाँ, साथ में ही जी किया था। सर, इस बुक में मैंने एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व थे इसमें, समर्थ गुरु रामदास जी, जो मराठों से संबंध रखते हैं। तो सर, ब्रजभूमि और फिर आपने मराठों का जिक्र किया, जी जी। तो इसमें मुझे थोड़ा बताइए। समर्थ गुरु रामदास वैसे तो शिवाजी के गुरु थे। उनका ये है कि वो आप 1633 के आसपास उन्होंने भारत भ्रमण किया था। 12-13 साल उन्होंने पूरे भारत में लगाए थे। तो आप ये मान लीजिए कि बनारस भी गए, बोध गया भी गए, अयोध्या भी गए, आपके वृंदावन और मथुरा में भी आए, सिंध गए, कश्मीर गए, सब हर जगह पे गए और वहाँ समय लगाया। ओके। और मुझे लगता है उन्होंने उस समय के भारत को सही तरीके से जानने की कोशिश की होगी। कि सिखों के छठे गुरु से मिले, स्वर्ण मंदिर में रहे हैं 2-3 महीने। ओके। और उस समय तक मीरी पीरी के माध्यम से सिखों के छठे गुरु ने शस्त्र धारण कर लिए थे। तो आप ऐसे कह लीजिए भाई, सिखों ने अपनी तरफ से संघर्ष शुरू किया था। तो उस दौर में समर्थ गुरु रामदास का आना, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ से कुछ विचार लेके भी गए और कुछ विचार दे के भी गए। जी। तो उनका आना भी ज़रूर, जो ये मोमेंट थी हर जगह, उसके लिए प्रेरणा का स्रोत रहा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, और आपने इस बुक में सिखों का संघर्ष भी आपने दिखाया है, और मैंने इसमें पढ़ा भी, तो उन्होंने भी बहुत लोहा लिया है औरंगजेब की नीतियों से। सिखों का संघर्ष बहुत बड़ा है और बहुत लंबा है। आप ये मानिए करीब 150 साल जी। सिख तो बगैर थके कुर्बानियाँ देते रहे हैं। तो अब हम आते हैं, जो सर की एक बुक लॉन्च हुई है, उसका नाम है राजा राम। तो ये मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ, और इसमें ये सारी कहानियाँ हैं। हम तो अभी इसका थोड़ी थोड़ी जो पृष्ठभूमि है वो मैं आपके पास पहुँचा पा रहा हूँ, बट आपको अगर इसको पूरा पढ़ना है तो इसका भी मैं लिंक या फिर जो भी मैं आपके लिए कर सकता हूँ, या फिर आपको कहाँ से ये आपको परचेज करनी है, वो हम इसमें एंड में बता देंगे। तो सर, अब आते हैं हम आपकी बुक की जो मेन हीरो हैं। जैसे मैंने सर आपसे जब मैं लास्ट टाइम मिला था, तो आपने ये भी बोला था कि इस बुक पे एक दिन मूवी भी बनेगी। तो सर, छोटा मोटा रोल तो मुझे भी दिला दें। तो सर, राजा राम जी के बारे में, जिनका जन्म सिनसिनी गांव में हुआ और जिला था भरतपुर, राजस्थान। तो सर, ये मेन बुक के जो हीरो हैं वो हमारे राजा राम जी हैं। तो इनके बारे में अब सर आप कुछ बताइए। और सर, ये सूरजमल जी से भी संबंध रखते हैं? तो राजा राम जी, तो ये है कि गोकुला के बाद में उस इलाका जो भी था उसमें बहुत दर्द था, लेकिन उसको कुचल दिया गया था, आप ऐसे कह लीजिए। तो उसके 8-10 साल के बाद दोबारा लोग स्ट्रेंथन हुए, इकट्ठे हुए, दोबारा उन्होंने अपनी शक्ति को इकट्ठा किया। और सिनसिनी गांव में जो खानचंद जी का परिवार है, उस परिवार
के ऊपर एक जिम्मेवारी आई, एक तरह से मान लीजिए लीड करने की। पहले राजा राम के परिवार से ही बृजराज थे, तो बृजराज ने भी कोशिश की, बट वो उनकी जल्दी मृत्यु हो गई, मुगलों से लड़ते हुए ही मृत्यु हुई। उसके बाद जो ये जिम्मेवारी है ये पंचायत ने राजा राम को दी, उस एजिटेशन को कह लीजिए, उस संघर्ष को कह लीजिए लीड करने की। तो हम इसमें ये बोल सकते हैं कि गोकुला जी के बाद जो मेन बागडोर संभाली वो राजाराम जी के हाथों में आई थी। हाँ, ऐसे कह सकते हैं। 10-11-12 साल जाट के बाद। विद्रोह को जो उन्होंने एक रास्ता दिखाया आगे के। मैं तो इसको ब्रिज का विद्रोह कहूँगा, क्योंकि ये ठीक है, जाट परिवार या जाट जो गांव थे वो बाहुल्य थे, वो लीड कर रहे थे, बट हर कास्ट ने धीरे धीरे जुड़ना शुरू किया। और मतलब अहीरों का भी जिक्र है, गुजरों का भी जिक्र है, कुछ राजपूतों का भी जिक्र है, बाकी मेवों का भी जिक्र है, और भी जितनी कास्ट थी वो अपनी अपनी संख्या के आधार पे सब ने कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन दिया है। जी सर, मैंने इसमें कल जब मैं ये बुक को देख रहा था, तो जब औरंगजेब अपने दक्षिण के अभियान में था, वो जब अपनी वहाँ पे शक्ति बढ़ा रहा था, तो यहाँ पे राजा राम जी उनकी सेना से, औरंगजेब की सेना से यहाँ पे कर वसूल कर रहे थे। और ये बात उनको भी पता चल रही थी कि भाई वहाँ पे राजा राम इतने स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं कि उनको हमारी सेना कर तक दे रही है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, जबकि लोगों को ना पता चलना चाहिए कि सिर्फ हमें जो पढ़ाया गया कि भाई औरंगजेब ने ये किया और यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग था, बट मैंने पहली बार बुक पढ़ी है और मुझे इसमें पता चला कि राजा राम जी उससे भी कर वसूल करते थे। आप कह लीजिए राजा राम के नेतृत्व में लोग इकट्ठा होने शुरू हुए, तो ये पहली बार ऐसा हुआ था कि इन्होंने रेगुलर जो फोर्स है उसके महत्व को समझा। तो भर्तियां भी, इनके पास जो संख्या थी सैनिक कह लीजिए, तो वो स्थायी सैनिक थे, तो उनको ट्रेनिंग भी उस हिसाब से दी गई। और तलवार और तीरों के स्थान पे बंदूकों का धीरे धीरे से प्रचलन बढ़ा। ठीक है। और औरंगजेब जब दक्षिण में जाना चाह रहा था, तो वो नॉर्थ के जो हालात थे उसको ठीक से कंट्रोल करके अपने हिसाब से जाना चाह रहा था। तो उस समय पे अपने कुछ जो सलाहकार थे उनके सुझाव पे इन्होंने राजा राम को मथुरा की जागीरदारी भी दी थी। अच्छा, और करीब 500 गांव इनको सौंपे थे। और इस आश्वासन पे, इनके आश्वासन पे सौंपे गए थे कि वे लॉ एंड ऑर्डर वहाँ ठीक रहेगा। बट इसका मुझे लगता है राजा राम को और बाकी संगठन को बहुत फ़ायदा मिला। कि जो समय इनको मिला उसमें अपने लोगों को इन्होंने और स्ट्रॉन्ग किया और मजबूत किया। और समय के साथ वो पूरा जो हाईवे था वो पूरी तरह से जो इस संगठन के हाथों में आ गया था। तो किसी का भी जाना, सुरक्षित जाना बहुत मुश्किल था। जी। तो सर, राजा राम जी के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, तो मुझे एक बात समझ नहीं आई कि सर, मैं ये मतलब मेरा एक पर्सनल सवाल है कि ये क्या होता है, गढ़ी क्या होती? गढ़ी आप ये कह लीजिए, क्योंकि घना जंगल था और जो ये लोग काम कर रहे थे तो जान हमेशा दांव पे ही रहती थी। तो इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए बहुत छोटे लेवल पे आप किला कह लीजिए, एक मिट्टी की बाउंड्री के साथ एक छोटा ढांचा बना लिया जाता था। तो हम इसको छोटी छोटी पुलिस चौकी बोल सकते हैं। आप कह सकते हैं। वो बेसिकली था भाई, आपको इनिशियल तो छोटे मोटे हमलों से बचा लेगा। इवन कुछ अगर छोटी तोप हैं तो उनके भी हमले वो झेल जाते थे। तो इतनी मजबूत वो बनाई जाती थी। और घने जंगल में बनाई जाती थी, विजिबल नहीं हो, ताकि जब तक छुपी रहे नज़रों से, जब तक अच्छा। और सर, ये इनकी बहुत इच्छा शक्ति मुझे बहुत ही स्ट्रांग लगी कि इन्होंने अराउंड 20,000 युवाओं को अपनी फौज में रखा था। और युद्ध नीति का एक जो अपना विभाग था वो अलग था, और गुप्तचर विभाग अलग था। और सर, राजपूतों से भी इनकी दोस्ती थी। जी
जी। तो इसके बारे में। बिल्कुल, राजा राम जी ने, क्योंकि अपनी गलतियों से इंसान सीख के ही बड़ा बनता है, तो पहले जो गलतियां हुई हैं जी तो इनको पता था, अगर आपके पास आपको इन्फॉर्मेशन, आपके पास गुप्तचर अगर कोई अच्छे नहीं होंगे तो निश्चित तौर पे बहुत जल्दी आप और आपके जितने भी सहयोगी हैं वो मार दिए जाएंगे। तो गुप्तचर की इसने ज़रूरत को महसूस करके और उसको, अपने गुप्तचरों को उन्होंने बहुत स्थायी तौर पे नियुक्त किया और उसका बहुत लाभ इनको मिला। तो सर इनका इनका मेन अपना टाइम पीरियड कितना रहा था, कितने साल टाइम ये इन्होंने करीब 6 संघर्ष साल किया, के करीब ये संघर्ष इनका उस, चला है? हाँ, लीड कर पाए उसको। ओके। और सर इनकी मैं जो जानना चाहता हूँ इनकी, और जनता भी जानना चाहती होगी, वीर गति के बारे में इसका मुझे आप ये थोड़ा प्रकाश डालें। अभी आपने बताया था कि इनके दोस्तों में राजपूत, या मैं भी जैसे आपको बता रहा था, तो रणथंभौर के में शेखावत और चौहान, उनके बीच में कोई तनाव था और उसको लेके एक लड़ाई हो गई, जिसमें चौहानों ने राजा राम से मदद मांगी। जी तो राजा राम और राम चेहरा वो तो ये इधर से मदद के लिए गए अपनी सैनिकों के साथ, और उधर से जो शेखावत थे उन्होंने मुगलों से मदद ली। जी तो उस लड़ाई में राजा राम जी की गोली लगने से मृत्यु हो गई। मुगलों के सैनिक, हाँ, मुगल सैनिक से, वो तो हाँ जी, वो लड़ाई के शेखावतों के साथ जो जी लड़े जी। थे। वर्दी सिर्फ पहचान नहीं है बल्कि एक भरोसा है। भरोसा है कि जब भी संकट आएगा तो कोई हमारे साथ खड़ा होगा, और वो हैं हमारे पुलिस अधिकारी। तो सर पुलिस की ड्यूटी और चुनौतियों के बारे में कुछ डिस्कस कर सकते हैं? जी जी। जी पुलिस, अब आप किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में अगर आपको उन्नति चाहिए तो सबसे पहले ज़रूरी है लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो। जी तो उसमें पुलिस का अहम रोल रहता है, और वही रोल हमारा भी है। और सर चुनौतियाँ क्या फेस करती है हमारी पुलिस? कुछ चुनौतियाँ ठीक है, समय समय पे आती हैं, लॉ एंड ऑर्डर में भी आती हैं। आपको जनता का भरोसा बना के रखना है, जो फिर आज के समय में इंफॉर्मेशन के तरीके ऐसे हो गए हैं, और मैं तो कहूँगा इन्फॉर्मेशन के साथ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या जो अफवाहें हैं वो इतनी तेज़ी से फैल जाती हैं, जिस पे आपको लोगों को यकीन दिलाना कई बार मुश्किल हो जाता है कि भाई वो अफवाहों पे ध्यान ना दें। आपके करियर का कोई ऐसा किस्सा जो सर छोटा सा कोई जो आपको ना यादगार रहा हो कि भाई पुलिसिंग के दौरान? अब ऐसा कोई, या फिर अभी आप बताना नहीं ऐसा है नहीं, वो तो आप जी मतलब पूरी जर्नी अब तक की ऐसी है मेरे लिए, तो भाई बहुत इम्पोर्टेंट है वो बहुत। सर और ये जो हमारे आज के युवा हैं उनके लिए कोई एक आपकी ओर से संदेश क्या जी जाएगा? जी। हाँ, मुझे देखो, आज का जो युवा है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी उसमें है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसके पास है, लेकिन आज के युवा के पास जो चीज़ नहीं है वो मुझे लगता है कि 90% युवा एक गोल लेके चलता है, भाई ग्रेजुएशन हो जाएगी, ये मैं डिग्री कर लूँगा तो ये नौकरी मिल जाएगी, या ये, अगर वो चीज़ नहीं मिलती है, क्योंकि कोई भी चीज़, सरकारी नौकरी 2% है। सरकारी नौकरी के अलावा भी कोई गोल लेके चलता है, वो नहीं अचीव कर पाता है, तो वो बहुत जल्दी निराश हो जाता है। दिशा की जो है ना कमी है, वो मुझे लगता है कि एक तो बहुत जल्दी निराश हो जाता है, और एक उसको जो दिशा होनी चाहिए कि भाई ये नहीं तो क्या, अल्टीमेटली तो कामयाबी तो लगातार कोशिश करने से ही मिलनी है। वहाँ कुछ मिसिंग है मेरे हिसाब से। वो बच्चों को, आजकल के युवाओं को ज़रूर इस बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि मेरे से ना कैलाश भैया बार बार बोलते हैं कि यार मैं युवाओं को एक मैसेज देता हूँ कि भाई रिसर्च करो, कुछ नया जी जी। तो वो नहीं, उनकी एक बिल्कुल अच्छी आप सोच है कि कुछ नया, मैं वही कह रहा हूँ कि वो दिशा जब उनके पास होगी तो वो अपने आप इंसान का मन करता है कोशिश करने का, तो करता है। तो सर जनता और पुलिस के बीच
सर विश्वास कैसे बढ़े? और जैसे कि अब सर मैं जैसे खुद का ही बताऊं कि 10 साल पहले तो मुझे ना अगर कोई भी पुलिस दिख जाती थे, कोई भी पुलिस वाला दिखता था, तो थोड़ा सा थोड़ा सा डर लगता था कि यार, तो सर थोड़ा थोड़ा विश्वास कैसे बढ़ाएं हम आपस में? मुझे ऐसा लगता है कि डिपार्टमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से पूरी हर तरह से ये कोशिश है कि जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा जनता के नज़दीक पहुंचा जाए। आप कोई 15 दिन महीना ऐसा नहीं जाता जब कोई न कोई कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से आयोजित नहीं होता, जिसमें पुलिस और लोगों के बीच में इंटरेक्शन हो, कोई स्पोर्ट्स हो, कोई और कोई ऐसा इंटरेक्शन, कोई किसी क्राइम को लेके हो या पर्यावरण को लेके हो, तो वो रहता है ही रहता है। तो लगातार प्रयास हैं और ये लोगों को भरोसा मुझे लगता है रखना भी चाहिए कि उनके सरकार या उनका जो पुलिस डिपार्टमेंट है कभी भी वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जानते बूझते जिससे जनता की सुरक्षा या उनका भरोसा कहीं भी दांव पे लगे। सर जो हमारी जनता, उनके लिए साइबर क्राइम और सोशल मीडिया का जो ये मिसयूज़ हो रहा है, उसके लिए कोई मैसेज? लगातार अवेयरनेस पे उसके बारे में प्रयास हो ही रहे हैं। जो भी आप अनजान लिंक हैं या बाकी चीज़ें हैं उनसे कैसे बचना है, वो लगातार प्रयास हम करते रहते हैं। और भी बहुत से डिपार्टमेंट हैं इस बारे में जो लगातार अवेयर कर रहे हैं लोगों को। उस अवेयरनेस से बड़ी कोई ताकत नहीं है, तो वो अवेयर रहें और कोई भी किसी भी तरह का जो लालच उनको दिया जाता है उससे बचें। ये सर जैसे ना, अभी शायद आपको नहीं पता, बट मैं फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस से जुड़ा हुआ हूँ लास्ट 2 साल से। और मैं सर कोशिश करता हूँ अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से कि कुछ ना कुछ उनको मैसेज दिया जाए कि भाई, सबसे बड़ा जो मैं ऐसा ट्रैफिक के लिए मैसेज देता हूँ वो ये है कि भाई 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा ले के लो, और आप अपने घर से निकल रहे हो ना, तो एक तो आप बिल्कुल ही मार्जिन कम लेके ना निकलें। जहाँ भी आप जा रहे हो 10 से 15 मिनट का, जैसे कि आप अभी आए हो, तो हमारा था टाइम 12 बजे आने का, बट आप थोड़ी से एक्स्ट्रा टाइम लेके निकले तो फिर आप जल्दी आ गए। ना ही कोई ऐसा हुआ कि भाई बहुत ही स्पीड में कुछ आपने गाड़ी चलाई हो। तो मेरा भी लोगों को यही मैसेज होगा कि 10 से 15 मिनट घर से निकलने से पहले एक्स्ट्रा ले लें अपने, और अपनी मंजिल पे सुरक्षित पहुँचें। सर कोई ऐसा पल जब आपको लगा हो कि यार मैंने ना पुलिसिंग तो यार गलत चुन ली, कुछ ऐसा हुआ? नहीं, ईश्वर की कृपा से आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत अच्छा जी। तो मैं जनता से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर की ये जो अपनी बुक है राजा राम मनवीर सिंह, जो सर का नाम है, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। तो इसको ये सर हमें ये अपने इंटरनेट पे भी मिल रही है ना, अमेजन पे? बिल्कुल, अमेजन पे है, एनबीटी पे है, एनबीटी पे है। तो इस बुक को आप ऑर्डर करें और एक बार पढ़ें। और इसका सर अभी सेकंड संस्करण भी आना है ना, दूसरा? ये तो आगे की बात है। इसको आप पहले पढ़ें। कितना और प्यार लोग देते हैं तो नहीं सर, पक्का लोगों का प्यार तो मिलेगा ही। और मेरी भी जितने भी हमारे व्यूवर हैं सभी से रिक्वेस्ट होगी कि आप एक एक बार बुक को ज़रूर पढ़ें। सर कुछ ऐसा मैसेज जो मेरी ओर से रह गया हो और आप वो मैसेज देना चाहिए? मुझे लगता है सभी बातें हो ही गई हैं। हमने युवाओं के बारे में बात की है, तो और भी जो मुझे लगता है कि हमने सारी चीज़ों को कवर किया है। मैं अपने व्यूवर्स को भी बोलना चाहूँगा कि ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है और आप इसको थोड़ा प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।